जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में साथियों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान जो आपका एसएसटी होता है, उसका ये पेपर है भई ये सीटेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है, ये हुआ था आपका जुलाई 2019 का पेपर है ये। कब? जुलाई 2019 में जो आपसे सीटेट ने पेपर पूछा था, वो पेपर आज हम आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं भई। तो सभी क्वेश्चंस की आपके ऑथेंटिक आंसर की के साथ जो भी सीटेट ने आंसर की दी थी उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स बताए जाएँगे। कोई भी आंसर अपने मन से नहीं बताया जाएगा। क ठीक है भई? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या है भई? एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन-सी एक विशेषता नहीं थी? जो एथेनियन लोकतंत्र था उसकी इनमें से कौन-सी एक विशेषता नहीं थी? ये पूछा आपसे। ऑप्शन आपका पहला 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। दूसरा, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तीसरा, मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। और चौथा ऑप्शन है भई आपका क्या कि कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरी के माध्यम से की जाती थी कि भई जो पद होते थे, नियुक्तियाँ होती थी, वो लॉटरी के माध्यम से करी जाती थी। तो यहाँ पर आपका क्या सही जवाब होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब पहला होगा क्या? कि जो 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यही स्टेटमेंट एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 क्या समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? भाई जो समुद्रगुप्त था उसकी ऐसी कौन सी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ जो शासक थे उनके लिए थी? पहला, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। दूसरा, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तीसरा, वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। चौथा, इन्होंने हार स्वीकार की व उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 क्या कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी हार स्वीकार की थी और इन्हें फिर से पुनः शासन करने के लिए समुद्रगुप्त के द्वारा अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों? चलिए अभी नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसमें देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से यहाँ पर मिलान करना है कि एक तरफ दी गई है आपकी कला रूप और इधर दी गई है उनकी नामावली। जो कला रूप है उसका एक शब्द में क्या बोलते हैं ये पूछा गया। देखिए जैसे पहला ए में है कि कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, तो इसको क्या कहा जाता था एक रूप में। जैसे बी, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। सी, भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दौब दर्शाती चित्रकला। या डी, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। अब जो ये हैं इनको एक शब्द में क्या कहा जाता है? देखिए पहले पे क्या है? नयाभिराम, दूसरा रूप चित्रण, तीसरा इतिहास चित्रकला, चौथा तैल चित्रकला। अब इसमें आपको सही मिलान करना था। देखिए सही मिलान के लिए आपका यहाँ पर कूट दिए गए हैं। अभी पहले में ABCD की जगह है चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरे में तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे में है आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। चौथे में आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस तरह से यहाँ पर कूट दिए गए हैं। अब आपको ABCD के फॉर्म में यहाँ पर सही मिलान करके सही आंसर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर था 33 का ऑप्शन नंबर 1 क्या कि पहले का चौथा, ए का चौथा आ जाता है आपका जो ये आपकी तैल चित्रकला होती थी। देखिए मैं ऊपर बता देता हूँ भाई आपको यहाँ से मिलान करके, ठीक है? अब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरें बनाने में सहायक थी उसको तैल चित्रकला कला कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसको? तैल चित्रकला, ठीक है? बी क्या है? चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा, अनछुआ दिखाया जाता था, उसको कहा जाता था आपका नयाभिराम। क्या कहा जाता था उसको? नयाभिराम। तीसरा क्या है? भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब-दौब दर्शाती चित्रकला जो थी, उसको कहा जाता था आपका रूप चित्रकला। किसको? रूप चित्रण, है ना? तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी 2 के साथ जाएगा। डी डी क्या है? ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को दर्शाने वाली चित्रकला क्या हो जाएगी आपकी? इतिहास चित्रकला। क्या हो जाएगी दोस्तों? इतिहास चित्रकला के साथ जाएगी। तो इसलिए आपका ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास
ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? पहला सूरत, मद्रास, कलकत्ता, दूसरा नागपुर, मदुरई, दिल्ली, तीसरा पुणे, मद्रास, कलकत्ता, चौथा सूरत, मदुरई या दिल्ली। तो देखिए 18वीं शताब्दी के जो अंतिम चरण थे उसमें बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास हुआ था। वो हुआ था आपका सूरत, मद्रास और कलकत्ता जैसे व्यापारिक केंद्रों के रूप में। क्या? सूरत, मद्रास और कलकत्ता। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, 34 का ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए भाई 35 ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार करना है। ए, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। बी, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला है ए सही है, बी गलत है, दूसरा ए गलत है, बी सही है, तीसरा ए और बी दोनों सही हैं, चौथा ए और बी दोनों गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 2। क्या? कि ए तो गलत है लेकिन बी सही है। जो बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई, ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि महायान बुद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। तो ए गलत है किंतु बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए ये महलवाड़ी और रैयतवाड़ी से संबंधित है भाई। महलवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कथन क्या है भाई? महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। बी स्टेटमेंट क्या आपका? महलवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो इनमें एक तरह से अंतर बताया गया है स्टेटमेंट के माध्यम से। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है भाई, देखिए अब इसके विकल्प पढ़ते हैं भाई। विकल्प क्या क्या है आपके? पहला है केवल ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। दूसरा, केवल बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को सही स्पष्ट करता है। तीसरा, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। या चौथा, ना तो ए और ना ही बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो बताइए भाई यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए भाई यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या? ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। दोनों के बीच अंतर दिखाया गया है दोनों स्टेटमेंटों में, ये बिल्कुल सही दिखाया गया है, ये बिल्कुल सही स्पष्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए भाई 37 क्या आपका? सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। भाई जो सूफी संत होते हैं उनके मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन खानकाह है, दूसरा ईदगाह, तीसरा गुला फरोसा या चौथा दरगाह है। तो देखिए भाई जो सूफी संत होते हैं उनके मकबरे को जाना जाता है दरगाह के रूप में। किसके रूप में? दरगाह के रूप में। जैसे आपको पता होगा कि अजमेर शरीफ की दरगाह है ना, तो वो दरगाह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 38 क्या है? विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। ये जो विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत था वो 11वीं शताब्दी में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए पहला ऑप्शन आपका रामानुज द्वारा, बी बासवन्ना द्वारा, दूसरा तीसरा ऑप्शन एकनाथ द्वारा, चौथा सखुबाई द्वारा। तो देखिए विशिष्टाद्वैत का जो सिद्धांत था वो आपके रामानुज द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? रामानुज द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों, 38 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखिए भाई 39 क्या है आपका? भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भाई दीवानी जो अदालत स्थापित की गई थी उनके संबंध में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहले कथन पढ़ते हैं भाई। ए क्या है? यह एक फौजदारी अदालत थी। बी, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ऑप्शन पढ़िए भाई। पहला, ए सही है, बी गलत है, दूसरा ए गलत है, बी सही है, तीसरा ए और बी दोनों सही हैं, या चौथा ए और बी दोनों गलत हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ए गलत है किंतु बी सही है। जो ए है ये एक फौजदारी अदालत थी, ये स्टेटमेंट गलत है, ये फौजदारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी आपका स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही है कि यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्या? कि ए गलत है किंतु बी सही है। ठीक है दोस्तों,
चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। 39 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही था। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखिए 40 क्या है? गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है? भाई जो गैरीसन नगर होते थे उनसे क्या समझते हैं आप? पहला ऑप्शन है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती थी। दूसरा, किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते थे। तीसरा, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता था। या चौथा, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर। तो देखिए गैरीसन जो होते थे वो होते थे एक किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते थे। जो एक किलेबंद बसाव होते थे जहां पर सैनिक रहते थे उनको गैरीसन नगर कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए 41 क्या करा आपसे? अभिकथन ए। अभिकथन ए दिया है यहाँ पर, जब लंदन में अपराह्न के यानी दोपहर के शाम के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। भाई क्योंकि भारत का 5.5 घंटे आगे चलता है समय। कारण, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। अब इसका कारण भी दिया है। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। पहला, ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा, ए गलत है परंतु आर सही है। तीसरा, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। या चौथा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है। क्या ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी है। कैसे? कि भाई जो हमारा समय होता है लंदन से 5.5 घंटे का अंतराल रहता है उसमें। तो वहां पर मान लीजिए शाम के 2 बजे हैं तो हमारे यहाँ कितने बजेंगे? 7:30 बजेंगे, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतर रहता है। 5 और 2 7, 7:30 हो गए। और ये किस कारण होता है? क्योंकि भारत ग्रीनविच के पूर्व में है, ईस्ट में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। तो इस कारण होता है इतना अंतर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कारण भी सही है, व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 41 का। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42। देखिए अभी 42 क्या है? समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जहाँ समय क्षेत्र पर ए, बी, सी आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बाद आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ए है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां से एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। दूसरा, बी, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। सी, प्रत्येक समय क्षेत्र से 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। प्रत्येक समय जो होता है, प्रत्येक समय क्षेत्र जो होता है वो 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र घेरता है। अब इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है भाई, देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 42। पहला ऑप्शन है ए और बी सही है लेकिन सी गलत है। दूसरा, ए और सी सही है लेकिन बी गलत है। तीसरा, ए और बी और सी सही है लेकिन ए गलत है। चौथा, ए बी सी सभी सही है। तो यहाँ पर 42 का क्या होगा भाई? 42 का आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या ए, बी और सी यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कि हाँ देखिए भी कुछ देशों में देशांतर विस्तार इतना अधिक है कि उसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे आपका रसिया है ना? रसिया आपका बहुत अधिक विस्तार है, वहाँ पर एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, अपना होते हैं। दूसरा क्या है? पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बाँटा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रत्येक समय क्षेत्र में जो होता है वो 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ए, बी, सी यहाँ पर बिल्कुल सही होंगे। 42 का आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखिए 43 क्या है आपका? पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। अब यहाँ पर वायुमंडल की जो परतें होती हैं वो पृथ्वी की सतह से लेकर के ऊपर तक आपको सही क्रम बताना है। पहला है समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल और क्षोभ मंडल। दूसरा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल या बहिर्मंडल। तीसरा, बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल। चौथा, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल और बाह्य वायुमंडल। तो यहाँ पर आपको पृथ्वी की सतह से शुरू करना था और वायुमंडल की परतों को क्रम से बताना था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। क्या भाई? जो पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं वो होता है सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल, दूसरा आता है समताप मंडल, उसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, उसके बाद आता है बाह्य वायुमंडल और सबसे लास्ट में आता है आपका बहिर्मंडल। ठीक है, 1 2 3 4 5 आपके परत होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है 43 का। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। भाई ऋतुओं से प्रश्न है भाई ये। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों से किस कारण से होती हैं? भाई जो इनमें से कोई ऐसा कारण कौन सा है जिसके कारण ऋतुएं होती हैं, वो पूछा आपसे। पहला है, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 यानी 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरा, मकर रेखा
पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। तीसरा ऑप्शन, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकना। चौथा ऑप्शन है आपका, पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है भाई ऑप्शन नंबर 3। क्या? कि पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में पृथ्वी का अपने अक्ष की ओर झुका होना, इस कारण से ऋतुओं होती हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए भाई, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? प्रतिशत के अनुसार पूछा है। सबसे प्रमुख संघटक, पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हीलियम। देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, सभी को पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में तो गलती नहीं करके आनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका लगभग 78% होता है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन होता है 21%। ठीक है, सबसे अधिक परसेंटेज में पूछा था तो वो आपकी नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। 45 का ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए 46 क्या है भाई, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, ए क्या है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्ण कटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बी, लेब्राडोर एक गर्म जल धारा है। सी, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। विकल्प है आपका, पहला ए और बी सही है, दूसरा ए और सी सही है, तीसरा बी और सी सही है, चौथा केवल ए सही है। तो यहाँ पर जो आपके स्टेटमेंट है केवल ए और सी सही होंगे, क्योंकि देखिए भाई बी जो है आपका लेब्राडोर है, एक गर्म जलधारा नहीं, एक ये ठंडी जलधारा है। बी क्या है, लेब्राडोर क्या है, एक ठंडी जलधारा है। तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए और सी सही है। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर 2 ए और सी सही है, जबकि बी आपका गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि लेब्राडोर गर्म नहीं ठंडी जलधारा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए 47 क्या है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। जो हिमनद होता है उसका निक्षेपण को क्या कहा जाता है? पहला क्या नाम है, समुद्री गुफा, दूसरा हिमोड, तीसरा लोयस, या चौथा है आपका तटबंध। तो देखिए हिमनद का जो निक्षेपण होता है उसको कहा जाता है आपका हिमोड। क्या कहा जाता है आपको? हिमोड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है, 47 का ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 क्या है आपका, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? भाई ए और बी कथन है, इसमें से आपको ये बताना है कि ये जो विशेषता दी गई है ये किस प्रकार की वनस्पति की है। ए, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। दूसरा, बी, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। अब दो विशेषताएं हैं, इसमें से आपको बताना है कि ये किस प्रकार की वनस्पति की विशेषता है भाई। पहला, शीतोष्ण घास स्थल, दूसरा शीतोष्ण पर्णपाती वन, तीसरा शंकुधारी वन, या चौथा भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो देखिए 48 का आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई। क्या? ये होते हैं आपके शंकुधारी वन। क्या है ये? आपकी शंकुधारी वनों के नाम से शंकुधारी वन जो होते हैं उनकी विशेषता है, इनको टैगा के नाम से जाना जाता है और ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है, 50 से डिग्री से 70 डिग्री के मध्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा 48 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। 49 देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? पहला, मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चाप झील चिन्हित है। दूसरा, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। तीसरा, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। या चौथा, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो देखिए ये क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो या चाप झील चिन्हित है, बिल्कुल सही बात है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, बिल्कुल होता है भाई। और डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन होते हैं, बिल्कुल है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, यही दोनों नदी बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन जो है यही बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो भूमि होती है यहाँ पर कर्तन और दहन कृषि नहीं होती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 49 का ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50। चलिए भाई क्वेश्चन, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि? भाई जो तैराक होते हैं वो मृत सागर में तैर सकते हैं, वो किस प्रकार तैर सकते हैं? पहला, पवनें सागर जल की तरह सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। दूसरा, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। तीसरा, यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। या चौथा, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है।
तो देखिए मृत सागर जो है इसमें मात्रा नमक की इतनी ज़्यादा है, इतनी लवणता है भई इसमें कि ये जो सागर है उसको बहुत ज़्यादा सघन बना देती है, जिसके कारण कोई भी उसमें डूबता नहीं है ना? उस पर तैरता रहता है, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ नहीं डूबेगी, आप बिना किसी इक्विपमेंट बिना किसी सेफ्टी के उस पर ऐसे ही तैरते रहोगे, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है, 50 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 क्या है आपका? भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है आपका ए, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बी, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। अब ए और बी यहाँ पर स्टेटमेंट है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प आपका ए सही है और बी गलत है। दूसरा ए गलत है, बी सही है। तीसरा ए और बी दोनों सही है या चौथा ए और बी दोनों गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, क्या ए और बी दोनों गलत हैं। 51 का ऑप्शन नंबर 4 होगा भाई कि ए और बी दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये दोनों ही गलत हैं कि भूमि का उपयोग से आशा यहाँ पर आ गया ना, केवल केवल कृषि और वन के लिए उपयोग करना है, ऐसा नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया। और भूमि उपयोग मुख्यतः स्थलाकृति के निर्धारित होता है, ये भी गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। देखिए 52 क्या है? रक्षक मेखलाएँ मदद करती हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये रक्षक मेखलाएँ बहुत बार पूछा गया है सीटेट में। तो ये क्या मदद करती हैं? ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि रक्षक मेखलाएँ होती क्या हैं? कई बार पूछा है। तो ऑप्शन आपका पहला, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। दूसरा, मृदा में नमी बनाए रखने में। तीसरा, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। चौथा, अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो देखिए रक्षक मेखला जो होती है एक मृदा संरक्षण की विधि होती है। ये भी पूछा गया है सीटेट में कि रक्षक मेखलाएँ क्या होती हैं? तो रक्षक मेखलाएँ होती हैं आपकी मृदा संरक्षण की एक विधि होती है। मृदा को संरक्षित करने की ये एक विधि है। तो यहाँ पर आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या कि ये पवन पवन की गति को रोकथाम कर मृदा के आवरण में संरक्षण करती है। आ गया ना भाई मृदा संरक्षण, तो ये मृदा संरक्षण की विधि है, तो मृदा को संरक्षित करती है ये। ऑप्शन नंबर 1 हमारा 52 का बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या है भाई? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? भाई जो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई होती है उसको कौन निर्धारित करता है? ए उच्चावच, दूसरा समय, तीसरा वनस्पति जात या प्राणी जात, चौथा जलवायु। तो देखिए मृदा परिच्छेदिका की जो मोटाई होती है उसको निर्धारित करता है आपका समय। क्या करता है भाई? समय। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर 53 का बिल्कुल सही होता है। 53 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए वितरण के आधार पर संसाधन जो होते हैं उनको किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं? आपका पहला ऑप्शन है वनस्पति संसाधन और संभाव्य संसाधन। दूसरा, नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन। तीसरा, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। चौथा, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो देखिए भाई जो आपका वितरण के आधार पर संसाधन होते हैं उनको वर्गीकृत कर सकते हैं आप इस प्रकार से, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 4 54 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या है भाई? विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति की में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। दूसरा, जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों। तीसरा, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हैं। या चौथा, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। तो विविध समाज से आप क्या समझते हैं? तो उसके यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा भाई? जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होता है 55 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या भाई? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग या जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? पहला, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। दूसरा, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं। तीसरा, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। या चौथा, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो देखिए यहाँ पर लिंग जो रूढ़िबद्धता को जो धारणा को चुनौती देता है वो दे रहा है कि महिलाएं जिम्मेवार चालक भी होती हैं। कैसी होती हैं भाई? महिलाएं जिम्मेवार चालक भी होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर 56 का बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? पहला, महिलाओं के लिए मताधिकार। दूसरा, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। तीसरा, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। या चौथा, श्रम वर्ग के लिए
वयस्क मताधिकार। तो देखिए इनकी जो प्रमुख मांग थी वो थी कि महिलाओं के लिए मताधिकार। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 57 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। देखिए 58 क्या है? जातक विषयों के में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? पहला है आपका, इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उसका संकलन किया गया। दूसरा, इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तीसरा, इसकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। चौथा, इसकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों के द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 की जातक कथा जो होती हैं, इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है 58 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। आईने अकबरी। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में पहली जिल्द है। दूसरा, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। तीसरा ऑप्शन, यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई है, जो अकबर के दरबारियों में से एक था। या चौथा ऑप्शन आपका, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। तो देखिए जो आईने अकबरी है, इसके संबंध में जो सही स्टेटमेंट है यहाँ पर, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या, कि यह अकबर का जो शासन होता था उसके विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? पहला, गुरु गोविंद सिंह। दूसरा, गुरु अंगद। तीसरा, गुरु अर्जुन। या चौथा, गुरु तेग बहादुर। तो देखिए वो थे आपके गुरु अंगद देव। कौन थे? गुरु अंगद देव जो थे, उन्होंने गुरु मानक गुरुओं की रचनाओं को भी गुरुमुखियों में संकलित किया था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की आपकी क्लास। भाई यहाँ पर जो पेपर है आपका, शुरू के 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के आगे अगले 30 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में कल डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए भाई, अगर जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगती है, एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और जैसी भी आपको क्लास लगे एक कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।